sexual abuse, drug addiction, domestic violence, anger management, anxiety, depression, and many more. Over 18,000 underprivileged women and children, police officers, youth, and corporate professionals have been benefited from his wise counsel and effective therapy. He is a behavior therapist, a yoga therapist, and a master trainer certified by various national and international organizations such as RCI, Medicon, and Yog Sadhana Kendra PHU. Besides these, he is the founder president of Deva International Society for Childcare, director, Advanced Center for Counseling, Guidance and Psychotherapy, CEO, Changemakers Advisors Private Limited, coordinator of study abroad program offered by the University of Oshkosh, Wisconsin, USA. He is also the chairman of Varanasi District Advisory Board for the Promotion and Rehabilitation of the Disabled. Consultant Mental Health Emergencies Uttar Pradesh, and has served as a lecturer and also a board member of many reputed universities and institutes. No need to say that he has a vast experience of research and practice in psychology. Today, he is going to speak on a very interesting topic, that is this history of the instrumental music in the management of stress, that is तनाव प्रबंधन में वाद्यों की सांगीतिक पृष्ठभूमि. So without wasting time, let me invite Dr. C. Tulsidas for his deliberation. Welcome, sir. The stage is all yours. Dr. Tulsi. Sir, can you hear me? सभी को नमस्कार. मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है. शुभ्रा जी को विशेष धन्यवाद. इतना बड़ा पात्र नहीं हूँ, आप लोग के साथ का हूँ. कुसुम जी को मेरा प्रणाम. और मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बात करूं, क्योंकि कल भी मैंने देखा कि हिंदी में ही लोग बता रहे थे. जहां विशेष कोई बात होगी उन बातों को हम इंग्लिश में बाद में. मैं चाहूंगा क्वेश्चंस आप लोग जरूर पूछें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन से मैं आप लोगों को मैं अपना एक्सपीरियंशियल शेयर कर रहा हूं. मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों से, तो इसलिए इसमें आपको जो मेरे अनुभव में है उससे ज्यादा आपको फायदा होगा अपने संगीत के उस. हरि ओम योपाम पुष्पम वेदा आयतनवान भवति एवं वेदा योपाम आयतनम वेदा आयतनवान भवति यो ओप्सनामं प्रतिष्ठितां वेदा तत्तेव तिष्ठति किंतद् विष्णोरबलमाहु अक्षर रुचते त्रिपदाधार्यदेवः आतनुष्व प्रतनुष्व उत्तमाधम संधमा आदित्ये चंद्रवर्णानां गर्भमा देहि अपमान इतस्सिक्तकं सूर्यगतं चंद्रमसे रसं कृति वारादं जनयाग्रेग्रिम एको देवो रुद्र उच्यते इति मंत्र पुष्पं समर्पयामि. हरि ओम. आपने देखा कि कृष्ण यजुर्वेद में भी, वेदों में भी गायन है, सब है, तो हम लोग तो उसमें जीते हैं. भारतीय परंपरा. वसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आए सभी संगीत के क्षेत्र के विशेषज्ञों, जो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पताका फहराए हैं, उनको मेरा प्रणाम. और संरक्षिका डॉक्टर उमा भट्टाचार्य और आयोजन समिति के विशेष धन्यवाद और मुबारकबाद. कंग्रेचुलेशंस. किस लिए कि इस कोविड महाकाल की चुनौती में, इस कोविड महाकाल की चुनौती को स्वीकार करते हुए भारतीय संगीत एक योद्धा बनकर अपने ब्रह्मास्त्र संगीत को लेकर मुकाबला करने के लिए तत्पर है. ये ब्रह्मास्त्र है हमारा. और समूचे भारतवर्ष, क्या मेरे ख्याल से पूरे विश्व में
बसंत कन्या महाविद्यालय का यह कार्यक्रम चिरकाल तक याद रखा जाएगा, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से ऐसा प्रोग्राम अभी तक किसी ने, मैंने चेक किया है, लॉन्च नहीं किया है, जो ये बताता हो कि संगीत को, वो भी भारतीय संगीत को, बनाया जाए इस युद्ध के लिए एक शस्त्र के रूप में। और ऐसा क्यों ना हो, मैं तो कहता हूं ऐसा क्यों ना हो, जब इस कोविड की महामारी ने असुरक्षा, बेचैनी, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट, आपसी संबंधों में तनाव और कई परेशानियों को बढ़ा दिया है और बढ़ा दे रहा है दिन प्रतिदिन। मुझे लगभग हर रोज 200 कॉल आते हैं। वहीं भारतीय संगीत के विभिन्न वाद्य गायन अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से एक अच्छी फीलिंग, शांति, रिलैक्सेशन, मधुरता, मिठास पैदा करते रहे हैं। संगीतमय जीवन या संगीत के साथ प्रेम किया व्यक्ति मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। कोई भी, मैंने बचपन से अभी तक किसी संगीतज्ञ को ऐसा नहीं देखा जो कटु बोलता हो। उसमें एक मिठास होती है बातचीत में, और तनाव को कम कर देता है, ऐसे नॉर्मल वे में ही तनाव को कम कर देता है। इसलिए आज के इस तनावपूर्ण वातावरण में अगर हम ये हाइपोथेसाइज, यानी एक्सपेरिमेंट करने के पहले जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, वो करें कि क्या आने वाले 6 महीने से साल भर तक या 2 साल तक अगर हम संगीतमय पक्ष को बढ़ावा देते हैं, स्कूल, कॉलेज, घरों में, हर जगह पर संगीत को एक आयाम बनाते हैं, एक शस्त्र बनाते हैं, और खासकर भारतीय संगीत को, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं वो उछल कूद की बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय संगीत की वाद्य यंत्रों की बात कर रहा हूं जो अनादिकाल से हैं। अगर उनको विभिन्न माध्यमों से परिवार में हम इसका विस्तार करते हैं और बच्चों में इसका विस्तार करते हैं, तो क्या हमारा इम्यून सिस्टम, बच्चों में एकाग्रता, आईक्यू में वृद्धि, ऑनलाइन हो रहा आईक्यू में वृद्धि, गुस्से में कमी और वेलबींग में परिवर्तन हो सकता है? तो फ्रेंड्स, मेरा दावा है कि 200% हो सकता है, 100% नहीं। ये मेरा चैलेंज है। अगर हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएं और इसको बना के हम लोग इसको करें तो 200% चैलेंज हो सकता है। ऐसे सबलिमिनल म्यूजिक को हम लोग खूब अच्छे तरीके से इस कोविड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं हवा में नहीं बात कर रहा, इसका प्रमाण है। मैं आगे आपको प्रामाणिक चीजें बताने जा रहा हूं। ये कोई भी बिना एक्सपेरिमेंट के मैं बातें नहीं कर रहा। मेरा नाम डॉक्टर तुलसी है दोस्तों। जैसा उन्होंने बताया, पिछले 38 वर्षों से इस वाराणसी में एक मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक की हैसियत से, देवा के माध्यम से, चेंज मेकर के माध्यम से मानसिक परेशानियों का और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का इलाज करता आ रहा हूं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग भारतवर्ष की 9% आबादी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित है, जिसमें केवल 2% ऐसे हैं, 2 से 3%, जिनको सख्त दवाइयों की जरूरत है। बाकी 7 से 8% लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं है, न उनको तंत्र मंत्र की जरूरत है, उनको आपके जैसे लोगों की जरूरत है। आप मानिए, विश्वास करिए, आप अब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र को और अप्लाइड बनाइए। जैसा कल बात हो रही थी कि कहां जाएगा, कहां खाएगा, कुछ नहीं, कोई निरीहता नहीं है। आपके पास ऐसी शक्ति है, ऐसा सामर्थ्य है जो विशेष लोगों को मिलता है। संगीत सबको नहीं, सबकी आराधना नहीं हो सकती। तो आपके पास जो चीज है वो शायद एक हीरा है, आपके पास ही है वो। अब हमें उस हीरे को चमकाना है, लोगों को दिखाना है। और क्यों नहीं कमर्शियलाइज किया जाए, उसको कमर्शियल करना है, पैसा क्यों नहीं कमाना है।
हमारे यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो इस समय में बिना किसी चीज के हैं, उनको जोड़ने की बात है। तो मैं बोल रहा था कि इसमें केवल 2% लोगों को दवाई की जरूरत है, लेकिन बाकी जो बीमारी, खासकर घबराहट, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, चिंतात्मक बने रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना, उलझन में पड़े रहना, अनिद्रा, पेट की शिकायत, अधकपारी, सर में दर्द, ब्लड प्रेशर, पति पत्नी के झगड़े, घर में वातावरण का दूषित होना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ाहट में रहना, इन सब के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं है। नींद की दवाइयों को खाने की जरूरत नहीं है। और आजकल यही बढ़ रहा है। हर घर में ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग कर दिया है। इससे घर में ये बढ़ रहा है, लोगों में लड़ाइयां बढ़ रही हैं, अब बढ़ रही हैं। पहले 1 महीने तक बहुत अच्छा था, अब घर में दिन रात मुंह देखते हुए लोगों में लड़ाइयां बढ़ रही हैं। मानिए मेरी बात को, रोज अब कोई काम नहीं रह गया है तो बस आपस में बैठ के, सामने बैठ के बात भी नहीं कर सकते लोग। तो ऐसी स्थिति में, सॉरी, ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम नए तरीके से सोच ले आए। मेरी संपूर्ण शिक्षा, ये बहुत ही, मैं मालवीय जी को प्रणाम करता हूं कि मेरी संपूर्ण शिक्षा, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, बचपन का बड़ा होना, पैदा होना, बड़ा होना, सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर ही हुआ। वहीं के आम के पेड़, वहीं की सड़कें, वहीं पर स्वरंजना बचपन की, वहीं पर मेरा जीवन बीता। और उन्नीस सौ 70 के दशक में, अभी मुझे याद है, पंडित पाछू महाराज की थाप, तबले की थाप, पंडित बलवंत राय भट्ट का गायन, और उनके परम आदरणीय शिष्य जिनको हम था डॉक्टर चित्तरंजन जोशी जी का हाथ पकड़ के चलना, ये दिखता है एकदम। गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत ही भव्य आनंद मैंने लिया। उनकी अद्वितीय जोड़ी, अवधानी जी का गायन, रामानुजम जी का वायलिन वादन, और प्रोफेसर मिश्र की विचित्र वीणा। मतलब मेरा जीवन ध्वनियों के बीच में बीता। जो बाकी कुछ समय था उस संगीतमय जीवन में, घर में भजन संध्या, सत्य साई बाबा के भजन, कीर्तन, त्यागराज के कीर्तन, तो मूर्धन्य विद्वानों का गायन और मिलना, जैसे गिरजा देवी से जाके मिलना, तो तनाव कैसे रहेगा दोस्तों। बहुत ही आनंदमय जीवन था। और आज परिस्थितियां बदल गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल बात हो रही थी, एक बात और समझ में आई, जिसके बारे में मैं कल कमेंट बता नहीं पाया था, मेरे विचार। इस संगीत का वैज्ञानिक आधार कब से शुरुआत हुई। तो कुछ लोग तुरंत जाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में और ग्रीको रोमन वर्ड म्यूजिक को म्यूजा से खोजते हैं, कहते हैं वो म्यूजा जो है वो देवी थी और उसको संगीत और ललित कलाएं आती थी, वहां से शुरुआत हुई। अरे साहब, क्या बात करते हैं। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और किसी ने नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लिविंग, उस समय लिविंग थे, अब तो नहीं रहे, फिजिसिस्ट, जो आइंस्टीन के इक्वल माने जाते थे, जो अष्टावक्र थे, स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग से नहीं हुई, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अनहद नाद से हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ही अनहद नाद है, और यह अनहद नाद ही चेतनता के रूप में अभी भी मौजूद है, हर एक में मौजूद है। यह नाद हर जीवों में मौजूद है, और केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जीव जो इस अनहद नाद को पकड़ सकता है, इस अनहद नाद को सुन सकता है।
और ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट नहीं, अभी रिसेंटली 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्शियसनेस में था। उसमें दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है और उन्होंने स्वीकार किया है, हमारी निर्गुण परंपरा को स्वीकार कर लिया है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे पिंड में जो है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर है। यह हमारा कहना नहीं है, ये बड़े बड़े तपस्वी गुरु नानक, पलटू दास और क्या कहा जाए, कबीर दास, तुलसी साहब, रैदास, इन लोगों ने तपस्या करके कहा है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में अंदर हो रहा है उसी का रिफ्लेक्शन बाहर। क्या हमारे शरीर में नाद है? जी हां। आप कबीर को पढ़िए तो 27 नाड़ियों में हर नाड़ी पे नाद है, और ये नाद सूरत शब्द योग के माध्यम से एकदम साफ है। सूरत शब्द योग के माध्यम से इस नाद को आप और हम सुन सकते हैं। लोग सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, कल्पना है। ये नाद में अगर कोई बाद में मुझसे कहीं बात करेगा इसके बारे में और डिटेल में, मैं एकदम नाद के बारे में पूरा आपको विस्तार में बता सकता हूं कि हर नाड़ी पर एक नाद है, एक ध्वनि है जो बाहर की ध्वनि नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका रिफ्लेक्शन ही बाहर हम लोगों ने बनाया है। यानी शुरुआत हमारी ये अंतर में जाकर के हुई है इसकी। और इस नाद में सबसे पहले घंटे की आवाज है, उसके बाद पानी के चप्पू की आवाज है, उसके बाद पानी के बरसात की आवाज है, उसके बाद बिजली के चमक की आवाज है, तड़क की आवाज है, उसके बाद बांसुरी की आवाज है, उसके बाद आपको सितार तानपुरे की आवाज है, उसके बाद बाउल की आवाज है, उसके बाद जाके आखिरी में उसके पहले बीन की आवाज है। ये मेरा कहना नहीं, ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं। बीन की आवाज बहुत ऊंची आवाज है। ये जिसको खास करके जिन्होंने गुरु नानक परंपरा में जिन्होंने नामदान लिया है उन लोगों को साफ मालूम है, वो साइंस है, पराविद्या है। हम लोग साइंस से तोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं है, पराविद्या का सोर्स ही दूसरा है। उस विद्या से कोई भी व्यक्ति अगर उस मार्ग पे चले तो वो आराम से इन शब्दों को सुन के अनहद में जा सकता है। ये प्रूव्ड है, हमें इसके बारे में कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे स्टीफन हॉकिंग हो, चाहे गोस्वामी हो, जो अभी तक के सिस्टम इंजीनियरिंग के और क्वांटम थ्योरी के हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूं, इन लोगों का, गोस्वामी, पेनरॉफ, ये लोग सब क्वांटम थ्योरिस्ट हैं। इन लोगों का कहना है कि अनहद नाद मौजूद है। तो दोस्तों हमें इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। आप लोग इसमें ख्याति प्राप्त, आप लोग का जीवन ही संगीत में है, और आप दूसरे को अगर संगीत सिखाएंगे तो इस कोविड-19 में उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट जो इसमें हो रहे हैं अभी तक, जो मैंने रेफरेंसेस खोजे, करीब 25 से 30 हजार रेफरेंसेस हैं, एक दो नहीं है। और इनका केंद्र कैलिफोर्निया है जहां पर हो रहा है, जहां पर बुद्धिस्टिक नाद का हो रहा है, बुद्धम शरणम, इसके ऊपर हो रहा है, ओम पे हो रहा है, ओम से ऊंची अवस्थाओं पे हो रहा है, और सबलिमिनल म्यूजिक पे हो रहा है, वर्ड्स पे हो रहा है, केवल शब्दों पे, केवल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक नहीं, शब्द के आकारों पे हो रहा है, ध्वन्यात्मक शब्द पे हो रहा है। वो शब्द ध्वनि पैदा करते हैं, ओंकार उसमें एक है, उसके अलावा भी कई शब्द हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है सर। तो 2015 और 2020
के बीच जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो इन्हीं पे हो रहे हैं। आखिर इस नाद को या इस स्वरूप को कैसे सोसाइटी में यूज किया जाए और किस क्षेत्र में यूज किया जाए, क्योंकि देखिए ये सब कमर्शियल होता जा रहा है। तो अब यह है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकेशन को क्या मेडिटेशन में बदला जा सकता है। अब सबसे बड़ा विषय है कि मेडिकेशन को मेडिटेशन में बदलने का, और ये बात प्रूव हो चुकी है, बाहर नहीं, मैं अपने आप को कुछ बाद में कुछ वीडियो दिखाऊंगा कि सिंपल वे में किस तरीके से अगर रिलैक्सेशन के संग में म्यूजिक को ऐड किया जाए, आईक्यू बढ़ जाता है बच्चों का स्पष्ट। 6 महीने में आईक्यू पॉइंट्स बदलेंगे, बच्चों में अटेंशन कंसंट्रेशन बदल जाता है, ध्यान की पराकाष्ठा होती है, शार्पनेस बदल जाता है। इसीलिए जो म्यूजिशियंस होते हैं वो शार्प होते हैं, तेज होते हैं, क्योंकि वो रिलैक्स्ड होते हैं। और रिलैक्स्ड रहेंगे तो हमेशा उनमें अल्फा रहेगा, अल्फा वेव्स। जब आदमी रिलैक्स्ड रहता है, शांत प्रिय रहता है, तो उसमें अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं। जो आदमी थका होता है उसमें थीटा तरंगे होती हैं, उसके बेकार की होती है, नींद वाली होती है। लेकिन अल्फा तरंगों वाला व्यक्ति शब्दों को याद रखता है। इसीलिए जब बात हो रही थी कि प्रोफेसर बलवंत राय भट्ट जी को एक बार में याद हो गया, तो वाकई में बहुत तेज थे। क्यों? म्यूजिक में जीते थे। जो आदमी म्यूजिकल बात में रहता है, जो म्यूजिक से नहाता रहता है, उसको याददाश्त करने के लिए रटने की जरूरत नहीं। उसको पता नहीं कितनी विधाएं, कितने राग, कितनी चीजें तानपुरा छेड़ते ही आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है, वो म्यूजिकल बात में रहता है, म्यूजिक से नहाता है, म्यूजिक को खाता है, म्यूजिक में सोता है। तो जनरली म्यूजिशियंस को और स्पोर्ट्समैन को डिप्रेशन नहीं होता, उनको डिप्रेशन नहीं होता। ये उन इंटेलेक्चुअल्स को होता है जो इन सबके परे हैं, जो अकेले केवल पढ़ने में पड़े रहते हैं। अब कुसुम जी हैं तो इतनी विद्वान होने के बावजूद भी सितार में रही हैं। ये बताता है कि म्यूजिक हमेशा अल्फा तरंगों को उत्पन्न करता है। और म्यूजिक, एक बात और है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडीज हैं, देखा गया है कि म्यूजिक के कारण और म्यूजिक प्लस रिलैक्सेशन, मेरा मेन शोध इसी पे रहा है, म्यूजिक प्लस रिलैक्सेशन, म्यूजिक सबलिमिनल म्यूजिक प्लस रिलैक्सेशन के तरीकों का अगर किसी को सिखाया जाए, इंडिविजुअल को या पूरे ग्रुप को, तो उनमें ब्लड प्रेशर लोअर हो जाता है, पल्स रेट गिर जाता है, उनमें विचारों की तरंगों में कमी आ जाती है, शांति आ जाती है, उनमें कॉर्टिसोल नीचे आ जाता है, उनमें ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाता है, हार्मोन्स एड्रिनलिन कम हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स कम सीक्रेट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी स्टमक का मूवमेंट बढ़ जाता है, निद्रा अच्छी हो जाती है, चिड़चिड़ाहट, मनोवैज्ञानिक तरीके से चिड़चिड़ाहट कम हो जाती है, संबंधों में मधुरता आ जाती है। ये सब होते हैं यदि व्यक्ति रिलैक्सेशन, मेडिटेशन भी नहीं, केवल रिलैक्सेशन विद म्यूजिक करे। लेकिन वो थोड़ा टेक्निकल होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज करा दी जाए उसको रिलैक्सेशन कहा जाए, लेकिन उसके टेक्निक्स हैं जिनको कि कराने पर साथ में सर्टेन वे में म्यूजिक। आखिर आप पूछेंगे फिर कौन सा म्यूजिक? देखिए, म्यूजिक अपार है, संगीत की कोई सीमा, जिसको जो पसंद आए। पहला तो हार्वर्ड स्टडी कहता है जिसको जो पसंद आए उस म्यूजिक को अगर जोड़े, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो लो बीट होनी चाहिए, उसका बीट लेवल लो होना चाहिए, फास्ट बीट नहीं। उसका बीट जो है करीब बोला है कि 60, यदि बीट 60 बीट्स पर मिनट, 50 to 60 बीट्स पर मिनट रखा जाए, उसके रिद्म को, उसके टोनल लेवल को और नीचे रखा जाए, तो ये म्यूजिक जो होता है ये
अल्फा वेव्स, जिसमें 8 से 14 साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से वेव्स निकलती है, वो उत्पन्न होने लगती है। 1965 के इर्द गिर्द, 70 के इर्द गिर्द मुझे याद है, अल्फा क्लब शुरू हो गए थे। ये बीटल्स ने शुरू किया था जब रविशंकर जी का समान था। अल्फा क्लब्स, ये क्लब्स का काम यही था पूरे विश्व में प्रचार करना कि हम लोग म्यूजिक के माध्यम से आपको अल्फा पैदा करेंगे। लोग एकदम विक्षिप्त हो गए थे। बीटल्स आप जानते हैं, वो लोग जहां गए वहां विक्षिप्त बना दिए लोग। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और जोड़ दिया, वो है ड्रग्स, हेरोइन और कोकेन, जिसके कारण जहां फायदा होना था वहां नुकसान होने लगा। हमारे वाराणसी में भी इस गंगा जमुनी सभ्यता में अगर कोई विष घुला तो ये बीटल्स के कारण घुला। 1965-70 जब ये लोग गंगा जी के किनारे आकर के नाव में रह करके गिटार बजा करके उन्होंने साथ में हेरोइन और कोकेन का व्यापार शुरू कर दिया। तो ये तो विक्षिप्तता थी। लेकिन ये बात सही है कि अगर म्यूजिक को सही दिशा में, सही तरीके से, सही आयामों में जोड़ के चला जाए, ये अल्फा पैदा करता है। और ये प्रैक्टिकली मेरे एक्सपेरिमेंट्स प्रूव कर चुके हैं। मैंने ईईजी के माध्यम से, फिजियोलॉजी के माध्यम से, मॉनिटर्स के माध्यम से काशी हिंदी विश्वविद्यालय में इस पे शोध पत्र प्रस्तुत किए और इसमें देखा है मेरे जो सब्जेक्ट्स थे ज्यादा नहीं थे, मेरे सब्जेक्ट्स केवल 10 थे। 10 के ऊपर मैंने 8 साल शोध किया। 10 के ऊपर 8 साल, 1000 के ऊपर 4 दिन करने के बजाय मेरा विषय था 10 के ऊपर 8 साल लॉन्गिट्यूडनल। उनके हर क्षेत्र को, यहां तक कि नौकरी में भी चले गए तो देखना था कहां परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगला जन्म मेरा होगा तो भी मैं ये करूंगा। एक कैनेडियन साइकेट्रिस्ट हुआ है जिसका नाम है मियर्स, उसने म्यूजिक का असर कैंसर पेशेंट्स पे देखा है। मैंने खुद 2 बीएचयू के कैंसर पेशेंट्स पर, लिम्फोमा ऑफ द ब्रेन, उसके ऊपर मैंने ये म्यूजिक विथ रिलैक्सेशन को प्रैक्टिकली ट्राई किया है। वो ऐसी अच्छी स्थितियों में पहुंच जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको कैंसर भी है। उनका यही कहना था, डॉक्टर साहब जितनी भी दवाइयां, उनमें से कईयों ने कोई मेरे पेन को कम नहीं किया, लेकिन आपके सबलिमिनल म्यूजिक ने और आपके इन शब्दों ने मुझको अंदरूनी तौर पर ऐसी स्थिति में ले गए जहां मैं अंतर की महायात्रा में था और मेरे संग में आनंद ही आनंद था। ये शब्द है उनके। स्टूडेंट्स ने मेरे पास लिखे हैं, कहें हम लोगों ने अनुभव कभी किया ही नहीं। पुलिस ऑफिसर्स को, जिनको मैंने अभी कुछ दिनों पहले ट्रेन किया है, 1500 पुलिस ऑफिसर्स को, यूपी 100 के जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मैंने स्ट्रेस में ट्रेन किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। उनका कहना है, सर हम लोग का जीवन बदल गया, हम लोग पुलिस ऑफिसर के अलावा भी एक अच्छे मनुष्य भी बन रहे हैं। तो ये तो परिवर्तन होते हैं अगर म्यूजिक को हम रिलैक्सेशन लेके चलते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये इंटरनल म्यूजिक, हमारी इंटरनल म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी जब आप किसी को रिलैक्सेशन और म्यूजिक कराएंगे तो बाहरी यात्रा वो नहीं करेगा, वो अंतर की यात्रा में जाएगा, जो ज्यादा जरूरी है। आज ये जो कोविड की समस्या हुई है, जानते हैं इसका एक कारण क्या है? मनुष्य ने ये सोचा कि नेचर मतलब केवल बाहर होता है और इस नेचर को कंट्रोल कर लो। लेकिन साहब, नेचर केवल बाहर नहीं होता है, हमारा अंदर का भी नेचर है। और जो हमारे तपस्वी, जो हमारे वैज्ञानिक, हम उनको तपस्वी नहीं बोलते, उनको वैज्ञानिक बोलते हैं, उन्हीं की बात में अब जाकर के अगर स्टैटिस्टिक्स का कोई होगा तो वो जानेगा सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट उसी से निकला है। अपने ऊपर शोध करना,
इन तपस्वियों ने दूसरों को नहीं शोध के लिए बनाया, उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया और शोध का रिजल्ट उन्होंने महाकाव्यों में, किताबों में लिखा। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं ना, हम लोग दूसरों के ऊपर कर रहे हैं शोध, उन लोगों ने अपने ऊपर किया, उसका रिजल्ट बताया। तो उनका ये कहना है कि अगर हम बाहर का कंट्रोल करने से कोई फायदा नहीं, अगर संगीत के माध्यम से और रिलैक्सेशन के माध्यम से उसको मेडिकेशन से मेडिटेशन की तरफ, अंदर की तरफ मोड़ते हैं, अंदर के मंदिर में जाने देते हैं, अंदर के नाद को सुनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें स्थिरता आने लगेगी और उसके कई सारे रोगों में उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगेंगे। ब्लड शुगर में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, केवल ब्लड शुगर में। अगर केवल, मैंने ये देखा है कि किसी मानसिक रोगी या साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम वाले को 8 से 10 सीटिंग, केवल कितना, 8 से 10 सीटिंग, एक सीटिंग 40 मिनट का, 8 से 10 सीटिंग एट एन इंटरवल ऑफ 7 to 15 डेज, यानी आप उसको 2 से 3 महीने का कार्यक्रम बनाएं, उसको म्यूजिक के साथ में रिलैक्सेशन को कंबाइन करते हुए उसको सिखाया जाए, चाहे ऑनलाइन सिखाया जाए। मैं तो ऑनलाइन अभी कर रहा हूं, यहां पर फोन से मैं सुनाता हूं और जौनपुर में आदमी लेटता है, यहां से फोन से सुनाता हूं, दिल्ली के साकेत में जो है उसको लेटाता हूं। फोन इज इक्वली गुड, केवल आपके शब्द कैसे हैं, आपका म्यूजिक कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे उसका परफॉर्मेंस है, कैसे आपने उसको रखा है। तो 8 लगभग 30 से 40 मिनट एक एक हफ्ते के अंतराल पे कराने से भारतीय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं। खास करके मैंने देखा है, मैं तो म्यूजिक में एकदम जीरो हूं। मैंने बताया मैं संगीत मैं हूं, लेकिन संगीत का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं सुनने में बड़ा शौकीन हूं और सुनता रहता हूं। तो संगीत में जैसे सितार हुआ, तानपुरा हुआ, तानपुरे के सिंपल नोट्स, सितार के सिंपल झनकार, फ्लूट की आवाज और कोई भी राग, मुझे नहीं मतलब कोई भी राग, केवल सापा सा, केवल वही गाने वाले वही गा दें, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तैयार करना होगा और उसको हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, तो जरूर इस कोविड के समय में हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। होता यह है कि जब हमारी अल्फा तरंगे उत्पन्न होने लगती हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, सॉरी हमारा राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जब अल्फा तरंगे उत्पन्न होती हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जनरली हम लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव रहता है इस संसार में, म्यूजिशियन का राइट ब्रेन होता है। ललित कलाओं में जो निपुण होते हैं उन लोगों के राइट ब्रेन एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, उनके शब्दों में कटुता नहीं होती, मीठे होते हैं, बातचीत में मिठास होती है, वो कहीं भी वाणी बोलेंगे तेजी से नहीं बोल पाएंगे, उनके हाथ को बहुत कड़े रूप में इशारा नहीं कर सकते, हाथ में लोच होता है उनकी राइट ब्रेन एक्टिव होती है। लेकिन जो नंबर्स और गेम्स खेलते हैं, कॉम्प्लेक्स जीवन बिताते हैं, बिजनेस करते हैं, इधर का उधर करते हैं, इन लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। तो पूरे भारतवर्ष में नहीं, सभी विश्व में ज्यादातर लेफ्टीज हैं, राइटीज कम है। तो ये रिलैक्सेशन और म्यूजिक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस आपके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करेगा, जिससे आप में फीलिंग्स उत्पन्न होंगी, इमोशंस उत्पन्न होंगे, और इमोशंस उत्पन्न होने के लिए ब्रेन का एमिग्डाला एक्टिवेट होने लगता है। तो ये चीजें मिला करके आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं और व्यक्ति
एक वेलबीइंग स्टेट में होता है, यानी उसका होम्योस्टैटिक बैलेंस, होम्योस्टैसिस, एक स्थिरता की स्थिति उसमें बनी रहती है। मुझे नहीं मालूम ऐसा कोई स्टडी हुआ है क्या, म्यूजिशियंस वर्सेस नॉन म्यूजिशियंस में रेट ऑफ हार्ट अटैक्स, म्यूजिशियन वर्सेस नॉन म्यूजिशियंस में एक कंपैरिजन की रेट ऑफ हार्ट अटैक्स पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने हुए। तो मेरा यह हाइपोथेसिस है कि म्यूजिशियंस में नहीं होगा, नॉन म्यूजिशियंस में होगा। तनाव प्रबंधन म्यूजिशियंस में ऑटो रेगुलेटेड होता है, वो शांति से बैठ गए, 1 घंटा रियाज मार ली तो रिलैक्स हो गए। जैसे एक स्पोर्ट्समैन का होता है कि वो जा करके और जब वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके खेल लेता है तो पसीना जब निकाल लेता है तो आज हम रिलैक्स हैं। वैसे एक म्यूजिशियन के लिए जब वो म्यूजिक का, उसको बोलते हैं म्यूजिकल बाथ, म्यूजिक से नहा लेता है तो रिलैक्स हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं विराम देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैंने कुछ बातें बताई हो, समझ में ना आई हो या इंटरेस्टिंग ना लगे, मुझे माफ कीजिएगा। आप लोग सब लोग संगीतज्ञ हैं और मैं इस संगीत के क्षेत्र में एक छोटा सा आदमी हूं, मैं आप लोग घुस करके आप में एक सेंध लगा रहा हूं, बता रहा हूं। लेकिन यह है कि मेडिकल वर्ल्ड में म्यूजिक इज नाउ वेरी मच एक्सपेक्टेड। और अभी रिसेंट शो ये बता रहा है कि प्री ऑपरेटिव केस, पोस्ट ऑपरेटिव में, चाइल्ड बर्थ में, बर्थ होते समय में प्रेग्नेंट वुमेन को म्यूजिक सुनाने से बड़ी स्मूथ डिलीवरी होती है, बहुत स्मूथ डिलीवरी होती है। ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब हमें बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, इसमें एक जिहाद है, एक बीड़ा उठाना है। इसको उठा के मैं चाहता हूं कि बसंत का कन्या महाविद्यालय इस बीड़े को उठाए, क्योंकि बसंत का 2 मतलब होता है। एक तो बसंत यानी बसंत स्प्रिंग फेस्टिवल, जहां नई कोपलें जन्म लेती हैं, और योगियों ने दूसरा मतलब बताया है। बसंत मतलब बस अंत, बस अंत, तनाव का अंत, कष्ट का अंत, इसको बसंत बोलते हैं। और इसीलिए योगी लोग बसंत को, बसंत सबसे बड़ा दिवस होता है निर्गुण का। बसंत के दिन बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसी दिन कहते बसंत, अब अंत हुआ, कष्टों का अंत हुआ। तो मैं चाहता हूं कि बसंत कन्या महाविद्यालय और हमारे म्यूजिशियन भाई इस बीड़े को हाथ मिले, और जहां मेरा सहयोग होगा मैं बसंत कन्या महाविद्यालय के साथ हमेशा हूं। और इस तरह के कोई भी रिसर्च कंडक्ट हो तो मैं उसमें आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, आपके बगल ही में हूं, आपका हूं। और इसके साथ ही मैं आपको छोटे 2 वीडियो क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं, जो मैंने कुछ शोध किए हैं बच्चों के ऊपर। आप जरा उनको देखिए। इसमें मैंने म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, उसमें मैंने साउंड्स का इस्तेमाल किया है, और करीब 8-10 बच्चों में मैंने देखा है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा चंचलता, उनका अटेंशन कंसंट्रेशन, इसमें अंतर आया है। मैं होस्ट से चाहूंगा कि कृपया वीडियो को दर्शित करें, मैंने क्लिप्स भेजे हैं, प्लीज। कृष्णा हे कृष्णा, मिटे न मन को तृष्णा। हे कृष्णा कृष्णा, मिटे न मन को तृष्णा। हे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
एक और है शायद। कृपया रोक दें। तो आपने देखा कि मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी, आपने आपकी देखा आवाज आ रही कि है सर। चूंकि वीडियो थोड़ा क्वालिटी उसका प्रोजेक्शन का जरा अजीब है, नहीं तो अगर आप इसको कभी आके कोई इसमें इंटरेस्ट है तो आके हमारे सेंटर पे भी जब हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे तब आके देख सकता है। अगर कोई इसमें इस विषय में रिसर्च करना चाहता हो और आगे बढ़ना चाहता है तो इसके बारे में टाइम लेके वार्तालाप कर सकता है। अभी 15 जुलाई तक तो हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि पूरा क्वारंटाइन है और पूरे सेंटर को हमें सैनिटाइज करना होगा, कई चीजें करनी होगी। लेकिन आगे किसी को अगर इसमें शोध करना चाहता तो मुझसे मिल सकता है। तो बच्चों में, बूढ़ों में, बड़ों में, हर एक में संगीत में रिलैक्सेशन का तनाव प्रबंधन में बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसी के साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी देर तक आप लोगों ने इस विषय वस्तु के बारे में सुना। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो जैसा हमारे संयोजिका जी करती हैं उस तरीके से आप अभी पूछ सकते हैं या वेलडिक्ट्री के समय पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इट वॉज ट्रूली अ मेस्मराइजिंग लेक्चर, वी ऑल वर कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड। और ये चीज हम लोग देख रहे थे लगातार, हमारे श्रोतागण जिस तरह से कमेंट्स कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, उससे स्पष्ट ये परिलक्षित हो रहा है कि किस हद तक वे जुड़े हुए थे आपके साथ। मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी, जिनमें से एक तो कमेंट है जो मिस रूमा गांगुली जी ने भेजा, जहां पर आप म्यूजिक की बीट्स की बात कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना अनुभव साझा किया कि 50 से 60 बीट पर मिनट के म्यूजिक को हम विलंबित लय कहते हैं, और इसका जो पर्पस होता है वो यही होता है कि ये हमारे माइंड, हार्ट और सोल को सूद करे, उसको आराम पहुंचाए, सुकून पहुंचाए। साथ थैंक ही यू एक रूमा और जी। श्रोता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरणजीत परमार जी, उन्होंने ये पूछा कि शास्त्रीय संगीत के भी विविध प्रकार हैं, कई राग हैं, तो क्या आप अपनी थेरेपी के लिए किन्हीं विशेष रागों का चयन करते हैं, या शास्त्रीय संगीत के किसी भी पीस को आप रिलैक्सेशन थेरेपी के साथ जोड़कर डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं? तो इसका मैं जरूर थोड़ा सा आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। देखिए, शास्त्रीय संगीत में मैंने खास करके कुछ फ्रेंच म्यूजिक को लिया था जो हमारे शास्त्रीय संगीत की तरह लगभग 13वीं शताब्दी में एक म्यूजिक हुआ था जिसको बोलते हैं ग्रिगोरियन म्यूजिक। अगर आप ग्रिगोरियन म्यूजिक सुनेंगे लगेगा आप वेद सुन रहे हैं। तो वो वेद और हमारे शास्त्रीय संगीत का मिश्रण उस ग्रिगोरियन म्यूजिक में दिखाई देता है। तो मैंने उस म्यूजिक को लिया और मुझे उतना मालूम नहीं था। मैंने पंडित जसराज जी के राग भैरवी को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। कोई खराब रिजल्ट नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। लोग, एक बात बताएं, मैं 40 मिनट की बात कर रहा हूँ, आधे घंटे में खर्राटे मारने लगते हैं।
अगर मैं आप ही को करा दूं तो आप भी मारने लगेंगे आधे घंटे में। आधे घंटे में नहीं, 15-20 मिनट में। आप लोगों के लिए 15-20 मिनट लगेगा बस, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं उस अनहद नाद में, आप लोग हैं तो आप लोगों को और सरल रहेगा। तो ये तो एक तरीके से सेल्फ हिप्नोसिस है। आप चले जाते हैं अपने अच्छे संगीत। तो शास्त्रीय संगीत के कोई भी पीस, जैसा उन्होंने पूछा है, जो लो हो, सूदिंग हो, टोनल क्वालिटी लो हो, बहुत फास्ट ना हो, तराना ना हो, और वो जो है यहाँ तक कि ड्रम्स को भी मैंने यूज किया है, जिसको बोलते हैं हैंग ड्रम्स। हैंग ड्रम्स मतलब ये इंडियन तबला एट ए वेरी हाई स्पीड बोल सकते हैं। और साथ हैंग ड्रम्स जो एकदम, आप अगर गूगल में देखेंगे तो एकदम लगेगा कि एक वो कढ़ाई को उलट दिया गया है। हम लोग जो खाना बनाते हैं कढ़ाई, वैसी उल्टी हुई कढ़ाई, और उसमें हर एक नाद, हर एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आता है। वो काफी कॉस्टली मिलता है, हैंग ड्रम बोलते हैं, करीब 4-5 लाख का एक आता है। उसमें आप हर जगह बजाएंगे तो अलग अलग साउंड्स आएंगे। तो मैंने उसको यूज किया, उसके म्यूजिक को आप सुनेंगे कभी, बहुत ही सूदिंग होता है, तो उससे भी प्रोड्यूस है। लेकिन जो सूदिंग हो, लो टोनल क्वालिटी हो, चाहे वॉइस हो, चाहे शब्द हो, शब्द भी है, शब्द भी है। आप केवल शब्द, आप हमें ये बताइए, अभी परसों नरसों प्रोग्राम आ रहा था, उसमें था क्या कोई भी शब्द बिना धुन के है? हम लोग जो भी बात करते हैं उसमें तो हर एक शब्द में तो धुन है, तो शब्द भी वही प्रोड्यूस कर रहा जी, हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं, नकुल कंदिरा जी। वो भी ये पूछना चाह रहे थे कि सर, हम क्या ध्रुपद के साथ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा विचार है कि अभी सर ने जो उत्तर दिया उससे काफी उनकी भी शंका का समाधान हो गया होगा कि ध्रुपद के साथ क्या ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। एकदम किए जा सकते हैं, एकदम किए जा सकते हैं, एकदम किए जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और है, फास्ट म्यूजिक, यानी उसको आप समझिए कि घोड़े की घुड़दौड़, बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ रहा है, जैसे एक रेस में कोई जॉगिंग कर रहा है या एरोबिक्स कर रहा है। एरोबिक्स, एरोबिक्स आप लोग समझेंगे। एरोबिक्स और एनएरोबिक एक्सरसाइज होती है। एरोबिक मतलब कंटिन्यूअस करने वाली, जैसे जॉगिंग हुई, रस्सी कूदना, ये सब एरोबिक्स हुआ। डांस एरोबिक्स है। इसीलिए नृत्य से भी, जैसे हमारे बीच में बहुत ही यूनाइटेड किंगडम की एक नृत्यांगना अभी बताएंगी, नृत्य से भी रिलैक्सेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली नृत्य भी वही प्रोड्यूस करता है जो म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, अल्फा स्टेट्स। नृत्य क्या करता है, जब हम एरोबिक्स करते हैं तो हमारे ब्रेन में दो केमिकल्स, या एक्सरसाइज करते हैं दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनको बोलते हैं एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स। ये हार्मोन्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स। जब ये रिलीज होते हैं तो हमें एक यूफोरिया की स्टेट, एक रिलैक्स्ड फीलिंग होती है। यानी जब हम बहुत ही एंडोर्फिन्स, एनकेफ्लिन्स, पसीना आता है, लेकिन उस पसीने में मजा होता है। अगर हम कहीं रेस में भाग लेना है, एक्सरसाइज करना है, तो वो जो पसीना आता है वो एंडोर्फिन्स और एनकेफ्लिन्स रिलीज करता है। लेकिन गर्मी में जो पसीना आता है वो नहीं रिलीज करता, इसलिए गर्मी में हम बड़ा चिड़चिड़ाए रहते हैं, लेकिन खेल में हम चिड़चिड़ाते नहीं हैं। तो यही अंतर है ये। इसलिए फास्ट म्यूजिक भी, जो डांस है, डांस के फॉर्म्स भी, डांस के कई फॉर्म्स हैं हमारे शैलियों में, जैसे हमारा भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या फिर अन्य शैलियां हैं। ये शैलियां को हमें जीवित रखना बहुत जरूरी है। अब तो और भी निहायत जरूरी हो गया है। जिस तरीके से हमारी टीवी भाषा बोल रही है, हमें एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं मिलता जहां पर कि रोजाना एक बार डांस की कोई फॉर्म दिखाई जाती है। नो नो, सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर टीवी एंड थिंग। we are very degraded in our मतलब वो हमें समझ ही में नहीं आता कि एक्रोबेटिक एक्सरसाइज सर्कस कहाँ से हो गया, एक्रोबेटिक से कूदना वहां से और बंदर की तरफ फांदना, ये म्यूजिक कहाँ से हो गया और ये डांस कहाँ से हो गया। और इसको एक अच्छे अच्छे विद्वान लोग जो है कहते हैं कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये हमें शायद कहीं ना कहीं हमें अपने अंतर विवेचना की भी जरूरत है, और हमें जरूरत है ऐसे आर्टिस्ट की, आप जैसे लोगों की, तो इसके बारे में मैंने कहा ना, एक जिहाद क्रिएट करके मोदी जी को लिख करके इसको एक फॉर्म, जैसे इंटरनेशनल योगा डे है वैसे इंटरनेशनल म्यूजिक डे करें, इंटरनेशनल म्यूजिक डे डिक्लेयर करें।
और म्यूजिक डे डिक्लेयर हो तो वहीं से भाषा शुरू हो और पूरे देश के विद्वान, आप जैसे लोग विद्वान अपने यही मेरी आशा है, यही मेरी आशा है। थैंक यू जी। समय की शुभ्रा, कमी है मुझे सर, लेकिन मैं एक क्वेश्चन, जी मैडम आप पूछ लें। हाँ, मैं आशा यादव, मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। डॉक्टर तुलसी को सबसे पहले प्रणाम। मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ और मैं साहित्य पढ़ती पढ़ाती हूँ। आपने म्यूजिक से रिलैक्सेशन की बात की सर, और फिर अभी आपने एक प्रश्नकर्ता के प्रश्न के जवाब में पसीना बहाने से रिलैक्सेशन और टेंशन रिलीज की बात आपने की है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहती हूँ कि हम लोग साहित्य पढ़ते पढ़ाते हैं और मैंने इस कोरोना के दौरान हर दिन एक कविता लिखी और मैंने ये महसूस किया और मैं हमेशा से ही ये महसूस करती रही हूँ कि जब भी हम लोग अपने भीतर के संवेगों को, अपने भीतर की भावनाओं को, अनुभूतियों को जब हम कविता के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेते हैं या किसी भी साहित्य की विधा के माध्यम से अभिव्यक्त कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो वो जो रिलैक्सेशन हमें अपने उन संवेगों के बाहर निकाल देने से कविता में मिलता है, वो भी बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन का माध्यम है। और एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर साहब की, मैंने पढ़ा था कहीं कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उनका एक बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होना था, तो उन्होंने कहा, वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, एनेस्थीसिया देने से उनको शायद नुकसान होने की कुछ बात थी, तो उन्होंने कहा मुझे बिना एनेस्थीसिया दिए आप मेरा ऑपरेशन करिए। और उन्होंने एक बहुत जटिल सा सवाल लेकर के वो वहां बैठ गए और ऑपरेशन उनका चलता रहा और वो सवाल अपना सुलझाते रहे और ऑपरेशन भी खत्म हुआ, उनका सवाल भी सुलझ गया और उन्हें किसी भी प्रकार के कष्ट की अनुभूति नहीं हुई। तो शायद हमारा जो डाइवर्जन है या हम अपना दिमाग जो एक तरफ एकाग्रचित्त करके लग जाते हैं, तो उस दत्त चित्तता के कारण भी शायद हमारा रिलैक्सेशन की प्रक्रिया हमारे भीतर होती है और हमारा टेंशन रिलीज होता है। मुझे इतना ही जोड़ना था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आशा जी, आपने जो डॉक्टर साहब आपने बात कही है, ये बात एकदम सही है। और ये जो आपने बताया कि एक ऐसे जिन्होंने की मैथमेटिकल चीजें की है, ऐसे ये सही बात है। आप रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, गोबर का कीड़ा कहा जाता था उसको। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। कीड़ा क्या था, उनको गोबर के कीड़े लगे हुए थे पैर में, और वो कुछ नहीं करते थे, उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम कर रहे हैं, तो माँ से जुड़े रहते थे। तो ये अनहद की पराकाष्ठा में होते, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब। जब योगी होता है तो पेन के परे होता है। देखिए एक बात आपको बताएं, तो योग की प्रक्रिया में केवल ये आसन और प्राणायाम नहीं आता, हम लोग उसका ABCD का एक हिस्सा भी नहीं जानते। तो हम योगा कहते हैं, योगा भी नहीं है, वर्ड योग है। योग है, योगा को भ्रंश लोगों ने बना दिया, योगा नहीं कहते, योग है। योग का मतलब जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, बस सीधा यही है। उसमें बंदर की टांग और कुत्ते की पूंछ नहीं है। अभी हम लोगों ने योगा बोल के उसको बंदर की टांग कुत्ते की पूंछ बना दिया है। एक्चुअली वो योग है केवल और केवल पतंजलि का योग, और कोई योग नहीं, केवल भगवद गीता का एक योग है, पतंजलि योग सूत्र, बस। और उसमें जो उन्होंने रहस्य में बताया है कि ध्यान के आगे भी बहुत कुछ है भाई। और इस समझने की बात, हम लोग तो केवल आसन करके, टांग उठा के, पैर मोड़ के केवल सोचते हैं कि योग पूरा सीधे ABCD है। अभी तो आप पहले चरण में शुरू किए, तो इसलिए जरूरी इस बात को समझना है कि जितने भी योगी हैं वो पेन के परे होते हैं। इसीलिए तो तपस्या में 100-150 साल वो लोग रहते हैं, उनको भूख नहीं लगती है। मैं अभी भी जानता हूँ, अभी भी जिंदा योगी को जानता हूँ जो 118 साल के हैं, 5 बार उनको हार्ट अटैक आया है। 118 साल के हैं वो, 3 बार उनके बाल सफेद और काले हो गए हैं अपने आप। एक आलू खाते हैं 36 साल से। योग की पराकाष्ठा में खास करके जो अष्टांग योग और हठ योग और सूरज योग में आप पेन, भूख, प्यास इन सब के परे हो सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात थी। तो आशा जी आपकी बात एकदम सही है जी। और ये योग में सर विदेह भी कहा जाता है कि देह रहते हुए भी जो देह की अनुभूतियों से परे हैं,
ऐसे योगी विदेह हैं, जैसे राजा जनक को विदेह कहा जाता था, तो ये विदेहता की स्थिति भी योग से ही आती है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जी जी, कुसुम जी को बोलना चाहिए। कुसुम जी म्यूट कीजिए, बदलिए, अनम्यूट कीजिए। तो हटाइए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। मुझे आपका जो मेस्मराइजिंग लेक्चर था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की हूँ, बहुत सारे लोग म्यूजिक से हैं, सभी विषयों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब मनुष्य हैं, तो कहीं ना कहीं जो विषय मानव चेतना से जुड़े होते हैं, उसके एडवांसमेंट से जुड़े होते हैं, उससे हम तुरंत जुड़ जाते हैं। रहा सवाल आपकी इस बात का जो मुझे विशेष प्रिय लगी कि महाविद्यालय, वसंत कन्या महाविद्यालय हमेशा ही चेंज मेकर, ट्रेंड सेटर की